संजय जी को आप मंच पर आमंत्रित कीजिए। संजय सिंह चौहान साहब। स्वागत। धन्यवाद नावेद सिद्दीकी जी। आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत दुष्यंत जी की एक शेर से करना चाहूंगा। कहा तो तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस देश की झोपड़ी को, इस देश के गरीब को, इस देश के सर्वहारा वर्ग को, इस देश के कमेरा वर्ग को, इस देश के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को बड़ी आशा थी इस देश के प्रधानमंत्री से और भाजपा से, और एक प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी को दिया, भाजपा को दिया। साथियों, मैं अपनी बात मुझे एक घटना से शुरू करना चाहूंगा। एक महल था, उसमें बहुत सारे राहगीर रुके हुए थे। दुर्भाग्य से उस दिन एक अंधा भी उस महल में रुकता है, और एक दुर्भाग्य और जुड़ता है कि रात उस महल में आग लग जाती है। लोग जगते हैं, आंख वाले निकल करके भाग जाते हैं। एक दुर्भाग्य और उस महल से जुड़ा था कि दरवाजे तो उसमें बहुत थे, लेकिन खुला मात्र एक था। अंधा बेचारा फंस गया, दीवार के सहारे खड़ा होता है और दरवाजा ढूंढता है। कोई दरवाजा मिलता, खोलने का प्रयास करता, दरवाजा बंद है तो आगे बढ़ जाता। लगभग कई दरवाजों तक वो गया जो बंद दरवाजे थे, जिस पर मेहनत किया, प्रयास किया, नहीं खुला। और जैसे ही वो खुले दरवाजे के सामने पहुंचा, उसके सर में खुजली आ जाती है और वो आगे बढ़ जाता है, और परिणाम निकलता है कि महल के साथ साथ वह अंधा भी जल जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि वो अंधा कितना दुर्भाग्यशाली था। बंद दरवाजे पर मेहनत किया और खुले दरवाजे पर भूल कर बैठा। आप सोचते होंगे कि यह घटना सिर्फ उस अंधे आदमी के साथ घटी है। साथियों, यह घटना इस देश और प्रदेश में भी घटी हुई है, हमारे जीवन में भी घटी हुई है। जिस पार्टी की विचारधारा में न समाजवाद था, न जनवाद था, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में न गरीब था, न झोपड़ी थी, उस पार्टी को इस देश के गरीब सर्वहारा वर्ग के लोगों ने सत्ता दिया, भूल किया, और आज परिणाम आप देखिए। जिस पार्टी के अंदर समाजवाद था, जिस पार्टी की बुनियाद ही शोषित, उपेक्षित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों के लिए हुई थी, हमने उसे सत्ता से बाहर किया, तो आज देश कहां खड़ा है। एक नैरेटिव पैदा किया गया कि जो भाजपा के साथ खड़ा है वो देश के साथ खड़ा है, जो मोदी जी के साथ है वो राष्ट्र के साथ है।
और जो समाजवादी पार्टी के साथ है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और 2014 में, 2019 में, 2017 में जनता तो राष्ट्र के साथ खड़ी हुई, जनता तो देश के साथ खड़ी हुई, जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई। लेकिन आज वो कहां खड़े हैं? साथियों, आपको समझने की जरूरत है मोदी के चेहरे को और भाजपा के राष्ट्रवाद को। मैं यह बात मजबूती से कह सकता कि जिस तरह से देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति कंपनियों को बेचने की जल्दबाजी है मोदी जी की, जिस तरह से राष्ट्र के एक एक संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, जिस तरह से भारत में एक नए रियासतीकरण की आधारशिला रखी जा रही है, आप मोदी जी के साथ खड़े हुए और मोदी इस देश के चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हो गए। और जिसका परिणाम निकला, साथियों, यह आरएसएस की वर्षों पहले की यह योजना थी कि जिस तरह से चिली और बोस्निया में जो हुआ वह भारत में भी करना है और भारत के लोकतंत्र को धीरे धीरे जड़ से खत्म करना है। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें मीडिया पर भरोसा था। आज एक आम नागरिक कहता है गोदी मीडिया। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें चुनाव आयोग पर भरोसा था, आज उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें देश की न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा था, लेकिन आज उस पर भी लोगों के ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी हैं, भाजपा है, तो उनके खिलाफ कौन फैसला देने वाला है। भाजपा चाहती है कि जिन खंभों पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है उन्हें कमजोर किया जाए और भारत में पूंजीवाद की जड़ों को और मजबूत किया जाए। और जिसका परिणाम आज नहीं, आने वाले कल को आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से भारत की एक तस्वीर उभर करके आएगी कि एक तरफ रोटी के अभाव में लोग खड़े होंगे तो दूसरी तरफ एक जमात होगी जो रोटियों के साथ खेलेगी। एक वर्ग होगा जो मजदूर होगा और मालिक होगा, बीच का मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा और समाज में असमानता इतनी मजबूती से बढ़ेगी जिसके आगोश में से सारे अत्याचार, सारे कुकर्म, सारी असमानताएं, सारे गंदे कार्य पैदा होंगे और समाज में अराजकता का माहौल कायम हो जाएगा। साथियों, आज जरूरत है हमें अपनी गलतियों पर पुनरावलोकन करने की। भाजपा अपनी नीतियों पर नहीं लड़ना चाहती। भाजपा मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती। भाजपा रोजगार की बात नहीं करेगी, 15 लाख रुपए की बात नहीं करेगी, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेगी, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, शिक्षा की बात नहीं करेगी, किसानों की आय की बात नहीं करेगी, किसानों की समस्याओं की बात नहीं करेगी। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करती, इन मुद्दों की चुनाव में वो चर्चा नहीं करती। भाजपा गन्ना और जिन्ना की बात करेगी। अभी हमारे देश के गृह मंत्री
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू है और वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो वो चुनाव में मैसेज क्या दे रहे हैं, किन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, किन लोगों के घर पर पहुंच करके वो पलायन की बात कर रहे हैं। वो किसी झोपड़ी में नहीं पहुंचेंगे। जी, झोपड़ी को महल बनाने की बात वो नहीं करेंगे झोपड़ी में बैठ करके। वो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई चौड़ी हुई है, वो इसकी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की, वो बात करेंगे हिंदुत्व की, वो बात करेंगे राष्ट्रवाद की। साथियों, हम लोगों को भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व से सजग होने की जरूरत है और अपने रोजी रोटी और अपनी शिक्षा और नौकरी की मसाइल पर खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम लोग इस पर नहीं खड़े हुए, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शिक्षा, नौकरी, रोजी रोजगार की मसाइल पर खड़े होकर के वोट नहीं दिए, तो ये भाजपा एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जहां भूखमरी होगी, तंगहाली होगी, जहां बेरोजगारी का आलम होगा। आज हम जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा कह रही है कि हमने सच्चा प्रशासन दिया है, हमारे पास बुलडोजर है, हम अपराधियों के घरों को गिरा दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि मोदी जी का बुलडोजर कहां चल रहा है, किनके ऊपर चल रहा है। मोदी जी का बुलडोजर भी धर्म और मजहब और जात देख करके चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर जाति, धर्म और मजहब देख करके चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर योगी जी के लोगों पर नहीं चल रहा है। मुझे याद है कि मैं लोकसभा का चुनाव चंदौली से लड़ा था, मैं चुनाव भी जीता था, जबरदस्ती मुझे चुनाव हराया गया और पूर्वांचल के सारे बड़े माफियाओं को योगी जी ने बिठा करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में लगाया कि चुनाव किसी भी तरह से हरवाना है और 40,000 वोटरों पर स्याही लगा लगा करके उंगलियों पर उनके हाथों में पैसा दे दिया गया और कह दिया गया कि तुम्हारा वोट पड़ गया, अब तुम्हें कल वोट डालने नहीं जाना है। वे जो योगी जी के पाले हुए गुंडे हैं, उन पर बुलडोजर कब चलाएंगे? योगी जी का गुंडा माफिया जो 25,000 रुपए का इनामी है, फरारी पर है, उनकी जात का है तो वो क्रिकेट खेल रहा है और पिछड़े दलित वर्ग के लोग जो छोटे मोटे अपराधी थे तो उन्हें सीधे एनकाउंटर करके मार दिया गया। योगी जी का बुलडोजर उन पर कब चलेगा? निश्चित तौर पर शासन सत्ता को जिस जातिवादी मानसिकता से योगी सरकार ने चलाया है, अगर हम लोग नहीं सजग हुए, पिछड़े दलित वर्ग के लोग नहीं सजग हुए, तो आने वाला समय और भी कठिन हो जाएगा। साथियों, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। पूरे इनके कार्यकाल में छात्रवृत्ति सबसे पहले जनरल को दी गई, एससी को दी गई, अल्पसंख्यक वर्ग को दी गई, लेकिन ओबीसी को नहीं मिली। और इस साल तो ओबीसी के नौजवानों को 1% भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। आरक्षण
खत्म करने की स्थिति में हो गया। मुझे याद है कि जब भाजपा का कैंपेन चल रहा था तो हर मंच से भाजपा के सारे बड़े नेता कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ी जातियों के अन्य वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिलता। समाजवादी सरकार यादववादी सरकार है। यहां तो सारे पिछड़ों का हिस्सा अकेले यादव खा रहा है। सारी नौकरी चाकरी यादवों को मिल रही है। सारे ठेकेदारी पट्टेदारी यादव समाज को मिल रही है। अखिलेश यादव सिर्फ पिछड़े वर्ग में अपनी जात को देख रहे हैं। शेष पिछड़ी जातियों के ऊपर जुल्म और जाति और उनकी महत्वाकांक्षा का शिकार हो रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो अन्य पिछड़े वर्ग को हम सामाजिक न्याय देंगे, उन्हें शिक्षा और नौकरी में वरीयता देंगे, उन्हें अलग से आरक्षण देंगे। और इस पूरी सरकार के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जिन पिछड़ों का आरक्षण 27% था, उस 27% आरक्षण के अनुपात में उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती हुई तो 27% रिजर्वेशन किसी भी भर्ती में पिछड़ों को नहीं मिला। और जो हमें आरक्षण मिला था उसकी प्रासंगिकता यहां आकर के खड़ी हो गई कि जनरल की मेरिट लो जा रही है और बैकवर्ड की मेरिट हाई जा रही है। बैकवर्ड रिजर्वेशन की प्रासंगिकता को भी खत्म कर दिया, आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। तो साथियों, हमें पिछड़ों को आपस में लड़ा करके एक दूसरे के बीच जो खाई पैदा करके भाजपा विगत दिनों में वोट लेने में कामयाबी हासिल की, उसे हमें समझ लेना होगा और अखिलेश यादव जी के व्यवहार और नीतियों को समझना होगा। सामाजिक न्याय की सही व्यवस्था और सामाजिक न्याय हर जात को सही रूप से तभी मिल सकता है जब देश में जाति जनगणना करा दिया जाए, पिछड़ों की जनगणना करा दिया जाए। भाजपा हर पिछड़े वर्ग की जात को कहती है कि तुम इससे ज्यादा हो, तुम इससे ज्यादा संख्या में हो, तुम इससे ज्यादा संख्या में हो, तुमको इतना मिलना चाहिए, तुम्हारा हिस्सा ये लूट रहा है। एक दूसरे को लड़ाते हैं। इसलिए तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना करा दो, किस जात की संख्या कितनी है यह पता कर दो, फिर उस जात की संख्या का जो अनुपात है उस अनुपात में उसको रिजर्वेशन दे दो, उसकी हिस्सेदारी दे दो, सारा झगड़ा और फसाद खत्म हो जाएगा। लेकिन भाजपा ये नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा की मजबूती ही पिछड़ों की फूट है। वो नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सही सामाजिक न्याय मिले। वो नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरी में वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। साथियों, ये चीजें भी लगभग मैं समझता हूं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग समझ गए हैं और 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्हें मुकम्मल जवाब मिलेगा। साथियों, हम यह मानते हैं कि समाज को बेहतर व्यवस्था तभी दी जा सकती है जब शासन का नेतृत्व बेहतर व्यक्तित्व के हाथों में हो। और अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी जी और अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व में अगर अंतर देखें तो योगी जी के 5 साल के अंदर जो उनका व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वह निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आज समाज में अराजकता है, पक्षपात है, जातिवाद है, तो यह योगी जी का व्यक्तित्व है। वही अखिलेश जी का व्यक्तित्व, अखिलेश जी का जो प्राकृतिक स्वभाव है, वो समाज को देने वाला है। योगी जी का व्यक्तित्व मठ और महंत वाला है। उनको लगता है कि हम महंत हैं और सामने जनता उत्तर प्रदेश की हमारी साधक है, और उसी अनुरूप में उत्तर प्रदेश की आवाम को देखते हैं तो उसी अनुरूप में उनका व्यवहार भी दिखता है। लेकिन साथियों,
निश्चित तौर पर देश की जनता साधक नहीं है, साध्य है। और 2022 में योगी जी को पता चलेगा कि हम महंत बनकर के सरकार चलाए तो उसका परिणाम क्या है। साथियों, योगी जी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो पूरा नहीं कर सकते, उनकी नीयत में नहीं है कि हम लोगों को रोजगार दें, समाज में असमानता कम करें। योगी जी बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की, और अखिलेश जी बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने की। ये महिला सशक्तिकरण पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सरकार में सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है। अखिलेश जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, समाजवादी पेंशन की, जो 18,000 रुपया सालाना गरीब समाज की महिलाओं को मिलेगा, गरीब समाज के परिवारों को मिलेगा। साथियों, ये आरक्षण की बात नहीं करेंगे, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो यह उन्हें बताना पड़ेगा कि 15% के लोग 60% रिजर्वेशन ले रहे हैं। वहीं अखिलेश जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये प्रशासन की बात करते हैं, ये सही शासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो अगर इनकी सरकार का आकलन देखा जाए तो इनकी सरकार में देश में एसटी एससी पर 50,291 मामले दर्ज हुए, जिसमें 12,714 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। अगर हम कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस देश का नंबर 1 है, जहां कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां की पुलिस निरंकुश है, असहाय लोगों को थाने में रख करके मार देती है। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो हाथरस की बेटी याद आ जाएगी। साथियों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए बस इतना अनुरोध करूंगा कि यह 2022 के विधानसभा का चुनाव इस देश से, प्रदेश से सामंतवाद, पूंजीवाद, जातिवाद और फांसीवाद के खिलाफ समाजवादी और जनवादी जंग है। मोदी जी और भाजपा, मोदी जी देश के पूंजीपतियों के फासिस्ट चौकीदार हैं, तो भाजपा इनका संगठित गिरोह है, और इस गिरोह के खिलाफ समाजवादी और जनवादी जंग को हम लोगों को सफल बनाना होगा। और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना होगा, जिससे देश से पूंजीवाद और सामंतवाद और फांसीवाद का खात्मा हो सके। और इसकी शुरुआत हम लोगों को 2022 से उत्तर प्रदेश से करनी है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। यूपी का ये